Oh shit, my class has started, don't bother. I'm giving you guys Hello, sir. 2 minutes. Everyone just change your name, and along with your username, with your name, there should be your center name also. Okay? Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, Akshat. हेलो सर आपने अच्छा गाना लगाया। मैंने नहीं लगाया कोई भी गाना। Explain how to get the oxidation number. Oxidation number. Okay. 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 हाँ, बिल्कुल। वो मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। उसमें डाउट क्या है हाँ सर। ऑक्सीडेशन नंबर में? सर समझ में नहीं आया हाउ टू गेट इट। हाउ टू गेट इट बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें हमारे रूल्स याद रखने हैं। रूल्स जो थे वो टोटल 5 रूल्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो हमें याद रखने थे। सबसे पहला वाला रूल क्या था? सबसे फर्स्ट वन वाला रूल क्या था? फर्स्ट रूल ये था कि फर्स्ट रूल ये था कि क्या था फर्स्ट रूल? हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा -1 होगा। कब होगा -1? जब भी वो क्या करेगा, मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? -1। और जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका -1 होगा। और जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो +1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये समझा? पक्का? ठीक है, तो ये तो हो गया हाइड्रोजन का। फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा। ओके समझ रहा है कि नहीं? हाँ सर। और फिर तीसरा रूल ये था कि ग्रुप सीरीज में जो ग्रुप 1 में आते हैं एलिमेंट्स, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा, और जो ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था फ्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा हमेशा। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। ये नोट डाउन कर लो। इन 4 सब्सटेंस एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर नोट डाउन कर लो, और इसके बेसिस पे वैल्यूज पुट करते जाओ, तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर मिलता जाएगा कंपाउंड्स का। ओके, गॉट इट? और कोई है क्या? वरुण को अनम्यूट किया है। Oh sir, I didn't understand redox reactions. ओके, वेरी गुड। और आगे कौन है जो? और सर मैं वो बकमिंस्टर फुलरीन भी नहीं समझा। किसको नहीं समझा? बकमिंस्टर फुलरीन? वीर को दोनों नहीं ओके समझा। ओके वरुण। और कौन है अनम्यूट किया जिसको मैंने? जोविता बोलो। सर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, why was the standard reference changed from H and O to 1/12 the mass of C12 isotope?
हाँ, बिकॉज सबसे पहले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनके आइसोटोप्स के वजह से जो है उनका चेंज हो गया टू C12 आइसोटोप। स्टार्टिंग में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एज अ रेफरेंस माना जाता था, लेकिन इसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आइसोटोप्स इतने ज्यादा अवेलेबल थे। ऑक्सीजन का मेन रीजन ये था कि ऑक्सीजन के आइसोटोप्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल है, तो बट किसी सर के कार्बन के भी तो आइसोटोप्स होते हैं। बिल्कुल, लेकिन C14 जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, ना ही C13 इजीली अवेलेबल है। जो एबंडेंस में जो नेचर में प्रेजेंट है कंपेयर टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एक्चुअल में जो आइसोटोप्स हैं प्रोटियम और नॉर्मल ऑक्सी O16 कंपेरेटिवली उससे ज्यादा एबंडेंस में जो अवेलेबल है वो कार्बन 12 एबंडेंस में अवेलेबल है आइसोटोप कंपेयर टू C13 एंड 14। 14 तो बहुत ही कम अवेलेबल है, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। C13 भी कम अवेलेबल है बहुत, एज इन 0.00 एज इन 0.04 अवेलेबल है समथिंग कार्बन का आइसोटोप। तो C खुद में ही 9 है नेचर में, 98 to 99%। ओके सर, थैंक यू। So या redox reaction. रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ। तो वरुण, मैंने वही बोला था कि हु आर हैविंग डाउट्स जस्ट इन्फॉर्म मी। मैंने ऐसे नहीं बताया था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके। वो मुझे एटलीस्ट पता चलना चाहिए किसको क्या नहीं समझा, कितना नहीं समझा, ओके। तो एक्सप्लेन तो मैंने बोला ही नहीं कि मैं करूंगा फिर से। ओके वरुण, Oh, okay. कर रहा हूँ, रुक जा थोड़ी देर। हाँ, और कौन है? सात्विक। सर हाँ सर, हाँ, एक क्वेश्चन था। मेंशन 3 एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके। सर लाइक कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है? लाइक सर, जो आइसोटोन्स हैं। तो सर कौन से एग्जांपल सर दे सकते हो आप? जैसे कि फास्फोरस एंड सल्फर। ओके सर, फास्फोरस फास्फोरस का एंड कौन सा आइसोटोन? नॉर्मल फास्फोरस, नॉर्मल वाला आइसोटोप। हाँ, हाँ, और वो और सल्फर देख ले दोनों का। फिर एक मेरे ख्याल से और भी है, जैसे कि हीलियम एंड हीलियम एंड ड्यूट्रियम का देख लेते हैं। हीलियम और ड्यूट्रियम, समझा हाँ सर, सात्विक? हाँ तो इनमें जो है क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, हाँ। ओके। और सर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में हम लोग वो डाल सकते हैं ना, H के आइसोटोप सारे हाइड्रोजन के के सारे आइसोटोन। देख, हाँ, हाइड्रोजन, जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में आइसोटोप्स आते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आइसोटोन्स आते हैं, हाँ ओके। तो बस यही है। अब जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर इज 15 हाँ। और उसका मास नंबर इज 31, तो 31 यस माइनस सर, 15 16 आता है। तो यस अब सर। फास्फोरस के पास 16 न्यूट्रॉन्स हैं। सेम गोज फॉर सल्फर आल्सो। सल्फर के पास सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16 और इसका मास नंबर इज 32, 32 माइनस 16 16। और सर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में मैंने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स डाले। वेरी गुड। हाइड्रोजन के आइसोटोप C12 C13 C14, मैग्नीशियम के भी आइसोटोप्स डाल सकता है, बहुत कुछ डाल सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। या हर्षित बंसल, अनम्यूटेड। सर एमसीक्यू का एक क्वेश्चन था। हम्म। एक सेकेंड सर। हाँ, when the equation PbNO3 twice हीट सप्लाई करने पे A एक वैल्यू है PbO प्लस BNO2 प्लस O2। अब हमें ये बैलेंस करना है, तो A और B की वैल्यू देनी है जो PB और NO2 का है। बट सर ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ये बैलेंस क्वेश्चन ही रॉन्ग है। यस सर। ओके, क्यों? हाँ सर, क्योंकि PbNO3 ट्वाइस में ऑक्सीजन 6 बार आएगा ना, तो PbO और NO2 प्लस O2 में जो ऑप्शंस दिए उसमें से तो बैलेंस हो ही नहीं सकता। किस को ये आया है? मेरे ख्याल से ये राइट है। PbNO3 ट्वाइस में जो है नाइट्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन के 6, राइट? यस सर। हाँ, हाथ ऊपर करो यार जिसको समझे, जिसको ये आंसर आया हुआ है।
सात्विक को आंसर आ गया? क्रिश, गाला, आंसर आया? यस सर। राइट है ना आंसर? ये क्वेश्चन राइट है ना? हाँ सर, क्वेश्चन राइट है। वेरी गुड। व्हाट इज द आंसर? 2 या 2,4? हाँ सर, 2,4। अच्छा 2,4 है। बिल्कुल, तो आंसर इज 2,4, बिल्कुल सही है। सर 2,4 हो ही नहीं सकता। 2,4 नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता यार? क्यों नहीं हो सकता? 12 एटम्स हो जाएगा ऑक्सीजन का। यार सलमान खान थोड़ी है जो शादी कर ही नहीं सकता। इक्वेशन है यार, होगा। सर चाहिए तो मैं शेयर स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। ठहरो, मैं ही कर लेता हूँ थोड़ा सा। सर मेरे को एमसीक्यू मिला नहीं। क्या नहीं मिला? एमसीक्यू। एमसीक्यू नहीं मिला? हाँ कौन सा वाला? ये वाला? ये 20th हाँ। एमसीक्यू है टर्म 2, ये लेवल 2 में। ये वाला। ये बैलेंसिंग द बैलेंस एमसीक्यू। या ओके, तो इसको हम लोग हीट करेंगे तो फिर PbO बनेगा और फिर HNO2 बनेगा और फिर O2। O2 जो है, सर H नहीं है। हाँ सही। ओके, तो NO2 है। तो अब देख लेते हैं। Pb जो है यहाँ पे 1 है, एकदम बच्चों वाली लैंग्वेज में करते हैं। ओके, Pb यहाँ पे भी 1 है, N जो है यहाँ पे 2 है और O जो है यहाँ पे 3 नहीं है, 6 है। यहाँ पे जो N जो है वो 1 है और यहाँ पे जो O प्रेजेंट है वो है 2, 4, 5। ठीक है, अब मुझे ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मुझे सॉल्व करना है, तो ये 5 है और यहाँ पे 6 है। तो मुझे यहाँ पे जो है मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 2 लगा दूंगा। पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, 4, 6। तो ये 6 हो गया। यस सर। लेकिन उस चक्कर में PB 2 हो गया, तो मुझे PB भी 2 सर डालना पड़ेगा। लेफ्ट वाले को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। कौन बोला? सर क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो क्या हुआ? वो क्वेश्चन में नहीं दिया है? क्वेश्चन में तो सिर्फ ये मॉलिक्यूल का नाम दिया है। सर बट क्वेश्चन में दिया है कि आपको बस A और B की वैल्यू डालनी है। हाँ, लेकिन जो उसने ऐसा कहाँ लिखा है कि आप PB की वैल्यू नहीं डाल सकते? उसने A और B की वैल्यू पूछी है, तू बैलेंस कर जैसे तुझे बैलेंस करना है। फाइनल में देख ले क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस, हमें बस A और B की वैल्यू डालनी है। उसने बोला है कि ये व्हेन द इक्वेशन दिस इज बैलेंस, जब ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगा तो वैल्यूज क्या होंगी A और B की। क्वेश्चन ठीक से देखो, व्हेन द इक्वेशन, फिर पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है इज, तो फिर एंडिंग में वैल्यूज क्या आएंगी A और B की, उसने ऐसा लिखा है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो अब यहाँ पे 2 आ गया, तो फिर इस चक्कर में क्या हो गया, यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा। यहाँ पे तो 2 डाला ही था, यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा। दोनों साइड जो है अब दोनों इक्वल हो गए, दोनों 2-2 हो गए। अब 2-2 हो गए, ऑक्सीजन भी 6 हो गए। लेकिन अब जो है ना नाइट्रोजन जो है ना, वो नाइट्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन जो है वो हो गया 12। ऑक्सीजन हो गया 12। ओके, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो अब उसमें जो है नाइट्रोजन को जो है हमें 4 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 डालना पड़ेगा यहाँ पे। अब नाइट्रोजन जो है वो 4 हो गया, वेरी गुड। लेकिन अब ऑक्सीजन जो है वो कितना हो गया यहाँ पे, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12, 12 बैलेंस्ड। समझा? सर वो मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया होगा फिर। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। और कौन है? इतने सारे हाथ ऊपर उठ गए।
अनम्यूट कर दिया सबको कि जिसको जो बोलना है बोलो। सर हाँ एक क्वेश्चन था कि फाइंड द मास नंबर ऑफ आइसोटोप व्हिच हैज 2 एक्सेस न्यूट्रॉन्स। फाइंड दी मास ऑफ आइसोटोप व्हिच हैज 2 एक्सेस न्यूट्रॉन्स। कहाँ है ये क्वेश्चन? सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 4। तो एक ऐसा एटम फाइंड द मास नंबर ऑफ द आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट व्हिच हैज 2 एक्सेस न्यूट्रॉन्स, जिसके पास 2 एक्सेस न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसका मास नंबर कितना होगा? बताओ बताओ, सोचो, सोचना पड़ेगा। ऐसा कौन सा आइसोटोप है जिसके पास जो है 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है कंपेयर टू द प्रोटॉन्स इट हैज? अब मतलब देखो, मतलब ये जो है ना, ये हाँ ट्रिटियम हो सकता है, ट्रिटियम है, ट्रिटियम ट्रिटियम टी फॉर ट्रिटियम। हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना सर, पर उन्होंने हाइड्रोजन का एलिमेंट नहीं, आइसोटोप है ना। सारे के सारे आइसोटोप एलिमेंट्स होते हैं, पहले ही बता रहा हूँ। नहीं उन्होंने एलिमेंट नहीं पूछा है, उन्होंने सिंबल दिया है और बोला है कि वो उसके आइसोटोप कौन सा होगा जिसके पास 2 एक्सेस न्यूट्रॉन्स होंगे। सर ट्रिटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना। हाँ तो ट्रिटियम क्यों नहीं हो सकता? ट्रिटियम क्यों नहीं हो सकता? सर इट हैज 2 एक्सेस न्यूट्रॉन्स, मतलब मास नंबर A+2 होगा ना। हाँ उन्होंने इन जनरल सिंबल दिया है, इन जनरल सिनेरियो दिया है, इन जनरल सिंबल दिया है, कोई हाँ भी सर एलिमेंट हो सकता है। हाँ तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो ट्रिटियम क्यों नहीं हो सकता? ट्रिटियम भी तो हो सकता है। पर वही उन्होंने तो इन जनरल मास पूछा है, तो वो A+2 होगा ना। तो x है, ये z है और ये a है, तो इन जनरल जो है ये 2 ज्यादा होना चाहिए कंपेयर, क्या a ज्यादा होना चाहिए? क्यों a ज्यादा क्यों होना चाहिए? a इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, और ये जो है ये सिर्फ प्रोटॉन्स है। हमें एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जहां पे न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या है, क्या क्वेश्चन क्या था? Sir, an atom of an element is symbolized as ZXA. Find the mass number of the isotope of the element which has 2 excess neutrons. तो mass number A+2 होगा ना। Find the mass number of the element which has 2 extra neutrons. Find the mass number of the isotope of the element which has 2 excess neutrons. बस फिर isotope of the element is tritium. Simple. उसको सिंबलाइज, H को सिंबलाइज कैसे करते हैं? A और Z से, और मुझे उस एलिमेंट का मुझे आइसोटोप चाहिए जो जिसके पास जो 2 ज्यादा न्यूट्रॉन्स हो। ट्रिटियम इज राइट। सर उन्होंने हाइड्रोजन नहीं दिया है। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट है जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं Z और A से, ठीक है। फाइंड द मास नंबर ऑफ द आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट, हमें उसका मास नंबर फाइंड करना है, मास नंबर ऑफ द आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट व्हिच हैज 2 एक्सेस न्यूट्रॉन्स, जिसके पास 2 एक्सेस न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब जितने भी उसके पास प्रोटॉन्स हैं उससे 2 ज्यादा उसके पास न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। मुझे ऐसा इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट जिसको हम लोग सिंबलाइज कर रहे हैं, इसका आइसोटोप चाहिए मुझे, उसका आइसोटोप का मास चाहिए मुझे। फाइंड द मास नंबर ऑफ दैट आइसोटोप जिसके पास, इस एलिमेंट के आइसोटोप के पास 2 ज्यादा न्यूट्रॉन्स हो कंपेयर टू द प्रोटॉन्स इट हैज। अगर मैं ट्रिटियम की बात करता हूं तो ट्रिटियम जो है उसका एटॉमिक नंबर इज 1 और उसका मास नंबर इज 3। इसके पास जो है ट्रिटियम के पास 2 ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं, तो 2 मास नंबर कितना होगा? 3। द आंसर विल बी 3, फोर्थ का जो क्वेश्चन तुम बोल रहे हो। ओके सर। ठीक है, ये एटम को सिंबलाइज कर रहे हैं, इसका आइसोटोप इज ट्रिटियम। इस एलिमेंट का आइसोटोप जो है, मतलब ये जो एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन, प्रोटियम। और
अरे उसने नहीं बोला है, लेकिन मुझे तो समझ में आ गया ना कि ट्रिटियम के पास 2 ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं। बेसिकली 2 एक्सेस न्यूट्रॉन्स किसके पास है? हाइड्रोजन का, या तो ड्यूट्रियम हो सकता है या तो फिर ट्रिटियम हो सकता है। अनम्यूटेड बोलो। सर ऐसे तो नेचर में बहुत सारे आइसोटोप्स रहेंगे जिसके पास जो 2 न्यूट्रॉन ज्यादा है उसके प्रोटॉन से। हाँ बिल्कुल, हाँ तो वो सारे है, वो सारे आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है सर। सर्च करो, ये तुम लोग नोटिस करो, सर्च करो कि ऐसे कौन से हैं एटम्स जहाँ पे C14 C14 जो है। हाँ सर। हाँ बिल्कुल, तो C14 इज आल्सो द करेक्ट आंसर, तो C14 भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो C14 में जो है 6 उसके पास प्रोटॉन्स हैं, और 6 प्रोटॉन्स हैं तो 2 एक्स्ट्रा ज्यादा न्यूट्रॉन्स है उसके पास, 8 न्यूट्रॉन्स हाँ हैं। सर। हाँ तो सही सर है इतने बिल्कुल। सारे आंसर। ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे एक आंसर तो हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पे इसने कहाँ बोला है कि एक ही आंसर है? उसने बोला फाइंड द मास नंबर ऑफ द आइसोटोप, तो आंसर इज 3। और साथ में लिख देना कि मैं ट्रिटियम की बात कर रहा हूँ। सर O18 भी तो होता है सर। क्या? O18 भी तो होता है। हाँ तो O18 भी लिख दो। तो मैंने कहा सर मैंने बोला ट्रिटियम कि लिखा, चलेगा ना? हाँ आंसर विल बी 3। बस साइड में सिर्फ लिख देना कि तुमने कौन से आइसोटोप को कंसीडर किया है। ओके चलो ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा और क्या क्या है? किसी ने पूछा था मुझसे कि आरव ने हाथ ऊपर किया है। आरव बोलो। सर अगर हमने वही क्वेश्चन है, अगर हमें इतने सारे एलिमेंट्स लिखना है तो ऐसे ही क्यों नहीं लिख सकते कि द मास नंबर विल बी 2 मोर तब देन। नहीं लिखने हैं, कोई भी एक जो इस सिचुएशन में सूट कर रहा है उसका एक आंसर लिख दो तुम, कोई भी एलिमेंट का। उसने या सबको फिर एलिमेंट्स ऐसे लिख बोले ही देते नहीं हैं है। ना, या फिर ऐसे ही लिख दो कि मास नंबर विल बी 2 मोर देन द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ इट। ऐसा लिखोगे तुम लोग कि isotope of H11 is of the isotope of H11 is tritium. In tritium, the number of neutrons is twice more than the number of protons. So बता ही here नहीं रहे कि सर, बट वो बता ही नहीं रहे कि हम लोग को हाइड्रोजन लेना है। हम लोग बस पूछ रहे कि मास क्या हाँ रहेगा। वहाँ पे एक्स दिया है। क्या दिया है? वहाँ पे एलिमेंट एक्स दिया है तो हम लोग को उसका मास ए ही लेना पड़ेगा अपने आप। हाँ तो मास उसका, अरे हाँ एलिमेंट एक्स दिया हुआ है तो तुम लोग कोई भी एलिमेंट कंसीडर करो ना, हाइड्रोजन, कार्बन, सर बट ऑक्सीजन। ऐसा कैसे चलता है? हम लोग थोड़ी ना 118 एलिमेंट्स का सेट सब लिख सकते हैं। क्या क्या? सर मैं बोल रहा था कि ऐसा कैसे चलेगा? हम लोग को तो अभी सब ऑलमोस्ट ये हर एक एलिमेंट के पास तो आइसोटोप रहता ही है। बिल्कुल, तो क्वेश्चन भी तो ऐसा ही है ना यार। तो क्वेश्चन समझ क्यों नहीं रहे हो? क्वेश्चन यही है बेसिकली, इन जनरल लिखा है। तुम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स जो है जो इस सिचुएशन में सूट कर रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो। ओके, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि सर बट वो बता ही नहीं रहे हो, बस बता रहे मास कितना है। बस मास तो लिख दो ना, इट विल बी 2 मोर देन। हाँ वो A+2 लिख दो। हाँ ठीक है, कर दो A+2। ठीक है, अगर एग्जाम्पल पूछ रहे हैं वो भी अच्छा रहेगा अगर तुम लोग लिख दोगे कि हाँ जैसे कि हाइड्रोजन, ट्रिटियम जो है, ट्रिटियम ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये लिखोगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्क्स कट नहीं होंगी, मतलब कोई चांस नहीं रहेगा मार्क्स कट होने का। ओके इसके बाद किसी ने पूछा था बकमिंस्टर फुलरीन के लिए। बकमिंस्टर फुलरीन जो है यार वो C60 का एक C60 मॉलिक्यूल है, C60 मॉलिक्यूल है। सात्विक सिंह, व्हेन विल वी डू मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए, 1 साल के बाद, 6 महीने बाद करेंगे टर्म 2 में। ओके फाइन, आई होप सबके जो है डाउट्स क्लियर हो गए। एवरीवन इज हैप्पी नाउ, मूव फॉरवर्ड विद व्हिच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। अनम्यूट किया है रुचिता।
नो सर, मैंने पूछा डाउट। ओके फाइन, हैंड्स डाउन कर सकते हो। सात्विक के डाउट्स ही खत्म नहीं हो रहे। सात्विक को मैं ब्लॉक कर दूंगा अभी। सर मैं नहीं हूँ, वो सात्विक सिंह है वो। अच्छा तू नहीं है, ये सात्विक दास मैं, है, मुझे तो दिख रहा है। सर हैंड मैंने रेज तो डाउट्स नहीं लिखा। नहीं। ओके सॉरी सर, मैं लोअर रैंक मैंने भूल ओके गया। ओके फाइन। स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर आज। ओके आज ऑफिशियली हमारा एबीसी खत्म हो गया। सून यू आर गोना हैव द टीडब्ल्यूटी टेस्ट। ओके स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। नहीं नहीं, you don't have to write down this. I will share the with you. Okay. If you want, you can write down. If you want, या तो फिर take the screenshot of this. But I will share the notes basically at the end. I will end of this chapter, या maybe end of this lecture, I'm gonna share with you these notes. Okay. Shaurya Mishra, your doubt is not related to the topic which we are studying right now. Okay. Now let's move forward. Atomic structure. Atomic structure तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये पूरा चैप्टर कहानियों का चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग कहानी जो है, कहानियां सुनेंगे। कहानी जो है हम लोग डिटेल में सुनेंगे इस बार। लास्ट बार भी हमने सुनी होगी, लेकिन इस बार जो है हम लोग डिटेल में कहानी सुनेंगे। ओके मतलब और ज्यादा उसमें जो है ट्विस्ट एंड टर्न। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, ध्यान से सबका अटेंशन चाहिए। ठीक है कहानी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो एटम के बारे में पढ़ेंगे। ओके अब एटम जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटोमियो। ठीक है एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल। तो एटम जो है ना वो डिराइव हुआ है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज एटोमियो, विच मीन्स अनकटेबल या फिर नॉन डिविजिबल। ओके अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। एटम के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था उस इंसान का नाम है महर्षि कणद। ओके महर्षि कणद। महर्षि कणद जो था वो इंडियन सेज था। ओके इंडियन सेज था वो। उसने ये बोला था कि इंसान मनुष्य जो है ना वो बना हुआ है परमाणु से। ओके मनुष्य जो है वो बना हुआ है परमाणु से और बहुत सारे परमाणु साथ में मिल के बन जाते हैं अणु। बहुत सारे परमाणु एक दूसरे के साथ मिलके बन जाते हैं अणु। ओके परमाणु मीन्स एटम in English, whereas anu means molecule. Okay, तो Muhammad जो है he was the first ever person on earth जिसने इसके बारे में बताया था। Before John Dalton, before Antonio Lavoisier, before Rutherford, all these scientists, before the rise of all these scientists, there was an Indian sage जिसने बताया था कि मनुष्य जो है दुनिया की हर एक वस्तु जो है मनुष्य जो है वो परमाणु से बना हुआ है।
विच मीन्स एटम, और बहुत सारे परमाणु साथ में मिलके जो है क्या बना देते हैं, अणु बना देते हैं, अणु बनाते हैं, विच मीन्स मॉलिक्यूल। ये बताया था हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने। अब मॉडर्न साइंस टाइम बीता, जैसे जैसे टाइम बीता तो साइंस जो है वो मॉडर्न होती गई, और मॉडर्न साइंस में जो है ना, ये जो एटॉमिक थियरी जो है, एटॉमिक थियरी का पूरा दिया जाता है जॉन डाल्टन को। किसे दिया जाता है? जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन जो था बहुत ही क्लेवर पर्सन था। ओके, उसने क्या किया, उसने जो है एटम की थियरी दी, और वो अभी हम लोग जो है जॉन डाल्टन की जो थियरी जो है हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन जॉन डाल्टन से पहले जो है एक इंसान आया था जिसका नाम था डेमोक्रिटस, ठीक है। महर्षि कन्नड़ के बाद जो दूसरा इंसान आया था वो आया था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने जो है ना, he used the word atomos, he used the word atomos, okay, or to describe the smallest particle. Democritus was the second person after Maharishi Kannad, was the person who first proposed the existence of an, और उस अल्टीमेट पार्टिकल को उसने जो है वर्ड दिया एटोमॉस। ओके, अब डेमोक्रिटस के बाद जो है आया एरिस्टोटल। अब ये एरिस्टोटल कौन था? इसका जो है तुम लोगों ने हिस्ट्री में नाम सुना होगा। एरिस्टोटल वाज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। आई होप सबको पता होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। तो वो एरिस्टोटल जो था ना, वाज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, एरिस्टोटल का बहुत ही नाम था उस टाइम पे। एंड बाय द वे ऑल दीज थिंग्स, महर्षि कन्नड़, डेमोक्रिटस, एरिस्टोटल, they were all born before Christ. So the time period of their discoveries is something 460 BC, 384 BC. तो इस टाइम के पीरियड में इन्होंने जो है ये डिस्कवरीज की थी। लेकिन उससे भी पहले जिसने डिस्कवरी की थी वो था महर्षि कन्नड़। डेमोक्रिटस जो था, he was born before Christ. तो उसने जो ये अपना डिस्कवरी किया था एटोमॉस का जो बताने का, it was in the year 480-90s समथिंग, BC की बात कर रहा हूँ, BC। एरिस्टोटल जो है वो आया हुआ था इन द ईयर 384 BC, 384 BC। ओके, तो बेसिकली जो एरिस्टोटल जो था उसने क्या कहा था कि रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स यू कट अ फॉर्म ऑफ मैटर, कि एक मैटर को आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कट क्यों ना कर लो, आपके हाथ में जो आएगा ना वो हमेशा जो रहेगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही रहेगा। ओके, regardless of the number of times you cut a form of matter in half, you would always have a smaller piece of that matter. Okay, एरिस्टोटल की बात समझी सबने कि एक मैटर को नो मैटर आप कितने भी टाइम, लेकिन आपके हाथ में कट करने के बाद जो पीसेस आएंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? कम रहेंगे कंपेयर टू दी दैट सब्सटेंस जो कि वो पूरा जुड़ा हुआ था जब। क्योंकि हमेशा जब भी हम लोग काटते हैं तो उसके कुछ पीसेस जो है, कुछ एटम्स जो है वो क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। ओके, माइन्यूट पार्टिकल्स। ट्राई करके देखना, कभी ये करके देखा भी होगा। ओके, ये था एरिस्टोटल का कहना। एरिस्टोटल के बाद जो है फिर आया एक इंसान जो था एंटोनियो लेवोजियर। एंटोनियो लेवोजियर केम इन द ईयर 1743 to 1794। ओके, एंटोनियो लेवोजियर जो था वो आया था इन द ईयर 1774। उसने जो है एक लॉ प्रपोज किया। लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। उसने ये रिप्रेजेंट किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि दुनिया में जितना भी एनर्जी रहेगा वो हमेशा कंजर्व ही होता है, कभी लॉस्ट नहीं होता। ओके,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बाद फिर आया जोसेफ प्राउस्ट। कौन आया? जोसेफ प्राउस्ट। एंटोनियो लेवोजियर के बाद जोसेफ प्राउस्ट आया। एंटोनियो लेवोजियर ने जो है रिप्रेजेंट किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ओके अब जोसेफ प्राउस्ट जो था वो भी एक साइंटिस्ट था। ही केम इन द ईयर 1754। प्राउस्ट, प्राउस्ट, PROUST, प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट जो है उसने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में बताया इन 1799। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन which is also known as law of definite proportion, which is also known as law of definite proportion। उसने ये बताया था कि हमेशा जो एटम्स जो हैं, no matter the way we form that particular compound, no matter what in what way we form that particular compound, लेकिन जब वो कंपाउंड बन जाएगा तो उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा, उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा उन एलिमेंट्स का, एटम्स का, वो हमेशा इक्वल सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहेगा। ओके फॉर एग्जांपल H2O, H2O है तो H2O जो है नो मैटर इन व्हाट एवर मीन्स वी क्रिएट H2O मॉलिक्यूल, हमेशा उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो एक हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन ही रहेगा, which will be 1:8। ओके जैसे C और O, CO2 बनाने के टाइम पे नो मैटर हम लोग किस तरीके से CO2 को बना रहे हैं, लेकिन हमेशा ये जो मॉलिक्यूल बनने का जो पोर्शन मतलब जो तरीका रहेगा, नो मैटर व्हाट एवर द वेज टू फॉर्म दिस CO2 मॉलिक्यूल, लेकिन हमेशा इसके एटम्स का जो मास रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होगा। ठीक है, तो अगर कार्बन की बात करें तो 4:, CO2 की बात करें तो 12 डिवाइड बाय 32। देखो कितना प्रोपोर्शन आ रहा है। गॉट इट। तो ये जो था ये किसने बताया था? ये बताया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने बताया था ये? जोसेफ प्राउस्ट। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड जोसेफ प्राउस्ट। ओके एंड जो है उसने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था। कितनी बार बताऊं? उसने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था। जो एंटोनियो लेवोजियर जो है ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनियो लेवोजियर इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके एंटोनियो लेवोजियर जो है ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। सबको स्टोरी पता है एंटोनियो लेवोजियर की कि मैं बताऊं? एंटोनियो लेवोजियर जो था एंटोनियो लेवोजियर जो था एंटोनियो लेवोजियर was a very 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 rich person of his times। ओके अपने रिच पर्सन था, अंबानी था अपने टाइम का। ठीक है मतलब इतना पैसा की पूछो ही मत। अंबानी भी छोड़ दो, बिल गेट्स था अपने टाइम का। ठीक है तो बिल गेट्स था अपने टाइम का। ठीक है तो बहुत ही पैसा उसके पास। तो उसके पास इतना सारा पैसा था तो he was also the one of the
reputed member, he was one of the reputed member of a committee जो कि साइंस और केमिस्ट्री के लिए जो है ना बहुत ही बड़े बड़े डिस्कवरीज करते थे ना, उस कमिटी का वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमिटी मेंबर था। ओके, तो बहुत ही नाम था, शोहरत थी, नाम था, फेम था, सब कुछ था उसके पास। और ये जो था ये फ्रेंच था, एंटोनियो लेवोजियर फ्रेंच नेम है, एंटोनियो लेवोजियर। अगर प्रोनाउंसिएशन देखोगे ना तो एंटोनियो नहीं है उसका नाम, एंटोनियो। तो एंटोनियो फ्रेंच में ऐसा प्रोनाउंसिएशन आता है। तो जो ये फ्रांस का था, ठीक है, ही वाज अ रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो बहुत ही पैसा, ऊपर से इतना दिमाग वाला, इतना क्लेवर, ऊपर से साइंस कमेटी और जो साइंस के लिए जो डिस्कवरीज करती है उस कमेटी का इतना रेप्यूटेड मेंबर था, ठीक है। उसके अलावा वो एक बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेस पर्सन भी था। उसकी बहुत सारी टोबैकोस की फैक्ट्रीज थी, उसकी बहुत सारी टोबैकोस की फैक्ट्रीज थी, ठीक है। तो टोबैको मतलब जो गुटखा वगैरह रहते हैं, टोबैको वगैरह, तो उसकी फैक्ट्रीज थी, तो वो भी बनाता था, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो पूरी महामारी मच गई। रेवोल्यूशन हुआ, वॉर चालू थी, रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद रेवोल्यूशन जैसे ही खत्म हुआ, उसके ऊपर उसके घर पे जो है ना इनकम टैक्स रेड पड़ गई, ठीक है। अब उसके टैक्स रेड पड़ गई तो ऑफिशियल्स ने जो है ना उसके ऊपर चार्जेस लगाए कि आपने जो है ना बहुत सारा पैसा अपना छुपाया हुआ है, आपने टैक्स पे नहीं किया है। उसके अलावा उसके ऊपर चार्जेस लगे रिगार्डिंग टोबैको एडल्ट्रेशन के, रिगार्डिंग टोबैको एडल्ट्रेशन कि मतलब वो जो अपनी फैक्ट्रीज में टोबैको बनाता था ना, उसमें मिलावट, टोबैको में मिलावट करता था वो। बेसिकली ऐसे चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए। और उस टाइम पे कोर्ट वगैरह तो कुछ होते ही नहीं थे, कोई लॉ मतलब कोर्ट वगैरह ऑफिशियल एक प्रोसेस जो होता है कि ये सच है बात कि झूठ बात है, कि इसके ऊपर कोई किसी ने गलत चार्जेस लगाए, ऐसा कुछ तो हुआ करता नहीं था। तो और क्योंकि महामारी तो वैसे ही मची हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी द कंट्री वाज इन डिवास्टेटिंग पोजीशन, वाज डिवास्टेड, ओके। तो क्या किया ऑफिशियल्स ने जो है ना सीधा उसको इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक को एक जगह पे लेके गए, इन पब्लिक एरिया, और पूरे पब्लिक के सामने सीधा गिलोटाइंड कर दिया। क्या कर दिया? गिलोटाइंड। गिलोटाइंड क्या होता है? गिलोटाइंड मतलब कि उस टाइम पे एक नया एग्जीक्यूशन मेथड निकला था, ये फ्रेंच एग्जीक्यूशन मेथड है कि एक वुडन प्लैंक रहता है, वहां पे आपका जो नेक जो है ना वो डाल देते हैं नेक को, और हैंड्स को भी वुडन प्लैंक में डाल देते हैं, और ऊपर से एक तेज ब्लेड जो है ना सीधा आता है और सीधा आपका गला काट देता है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियंस मूवीज हैं, या तो फिर ऐसी बहुत सारी जो है, अगर एंशिएंट मूवीज ऐसा मतलब ऐसा हिस्टोरिक मूवीज देखोगे तो उसमें ये मेथड दिखाया हुआ है, ओके। तो बेसिकली क्या किया, उसका गला जो है वो काट काट दिया, गिलोटाइन कर दिया, ओके। अब तो वो एक्चुअली में उस टाइम पे साबित नहीं हुआ था कि एक्चुअली में वो क्या एडल्ट्रेशन करता था, कि किसी ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए हुए थे, या फिर एक्चुअली में उसने इनकम टैक्स एक्चुअली में पे किया था, नहीं पे करता था, एडल्ट्रेशन एक्चुअली में वो करता था, नहीं करता था। उसके बारे में देयर वाज मतलब नो कार्रवाई वगैरह या कुछ भी उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं किया गया, सीधा पब्लिक के सामने उसको गिलोटाइन कर दिया गया। और इस तरीके से द फादर ऑफ केमिस्ट्री, द फादर ऑफ केमिस्ट्री इस तरीके से बुरी मौत मारा गया, ओके। तो ये थी एंटोनियो लेवोजियर की कहानी। Also, Antonio Lavoisier was poor. He married a rich maiden to become rich. Okay. I hope सबको एंटोनियो लेवोजियर के बारे में पता चल गया। अब एंटोनियो लेवोजियर के बाद हमने जोसेफ प्राउस्ट के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो बेसिकली जोसेफ प्राउस्ट, PROUST, प्राउस्ट, ओके। जोसेफ
प्राउस्ट नाम है इसका। ओके, गॉट इट। जोसेफ प्राउस्ट, इसने जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है उसके बारे में बताया था, जोसेफ प्राउस्ट। डोंट वरी, इसको हम लोग जो है ना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसको हम लोग प्राउस्ट लॉ भी बोलते हैं, प्राउस्ट लॉ भी बोलते हैं। डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। फिलहाल हमारा ये कहानी जो है इससे हम लोग डेविएट होते हैं। अभ्युदय पूछो। Sir, हम्म so Dalton's atomic theory says that the atom cannot be reduced into further parts. तो हम लोग को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कैसे पता चला? वो आगे चल के किसी और ने बताया होगा हमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है। फिलहाल डाल्टन ने तो सिर्फ इतना, डाल्टन के टाइम पे तो सिर्फ इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई थी कि वो बता पाया कि बस एटम करके होता है। आगे चल के जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस किसने जो है क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया रिगार्डिंग डिस्कवरिंग द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये हम अभी तो आगे सर देखेंगे। हम लोग अभी क्या पूछो? हम लोग अभी भी इसे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जंग बल्ले रानी लक्ष्मीबाई ने हारी क्यों ना हो, हमें पता तो चला कि रानी लक्ष्मीबाई ने जंग लड़ी थी बीइंग अ वुमेन। तो वैसे ही अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो ही क्यों ना गए हो, लेकिन उसकी शुरुआत किसने की वो तो देखना पड़ेगा ना। सर तो लेकिन फिर अगर उसका वो थ्योरी गलत है तो उसे उसका आधी चीजों में इसका क्यों बेसिस है? हाँ, थियरी इसका गलत है, बट हिज डिस्कवरीज वर वन ऑफ द स्टेपिंग स्टोन्स की, जहां पे दूसरे साइंटिस्ट उसके साथ आए, मतलब आगे आए, उसके साथ नहीं लेकिन आगे आए, और उन्होंने जो है डिस्कवरीज की कि हाँ ये आगे चल के कि ये जो डाल्टन जो है वो गलत बोल रहा है, बट हिज डिस्कवरीज वर द स्टेपिंग स्टोन। तो आगे चल के हम लोग ऑल दिस कि कहाँ जॉन डाल्टन जो था वो आज के दुनिया के हिसाब से कहाँ जॉन डाल्टन गलत है, अभी हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ओके और कोई आगे बढ़े? अब एरिस्टोटल भी हो गया, डेमोक्रेटस भी हो गया, इसके अलावा हमने एंटोनियो लेवुजियर के बारे में पढ़ा, और एंटोनियो लेवुजियर के बाद हमने जो है जोसेफ प्राउस्ट के बारे में पढ़ा। इनके एंटोनियो लेवुजियर और जोसेफ प्राउस्ट, इन दोनों ने जो है अपना एक एक लॉ दिया था। जो एंटोनियो लेवुजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, और जबकि जोसेफ प्राउस्ट ने जो है ना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, तो इन दोनों ने ये दो लॉज दिए। ओके, अब अभी हम लोग जाते हैं और डाल्टन की एटॉमिक थियरी पढ़ते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थियरी के पोस्टुलेट्स। ओके, डाल्टन ने कुछ यूज नहीं किया, जोसेफ प्राउस्ट की थियरी का या फिर एंटोनियो लेवुजियर की थियरी का कुछ यूज नहीं किया। जॉन डाल्टन इनसे पहले आया था, तो इनकी थियरीज यूज नहीं की। हमने एक समरी देखी कि एटॉमिक थियरी में क्या क्या इनोवेशंस हुए, कि किसने क्या लॉज बताए और किसने जो है क्या क्या डिस्कवरीज की। तो हमने एक सीक्वेंस में उनके बारे में पढ़ा। जॉन डाल्टन इनसे पहले आया हुआ था। ओके, अब जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ लेते हैं। जॉन डाल्टन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थियरी, एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का। ठीक है, डाल्टन ने ये कहा था। ओके, ऑल्सो डाल्टन ने एक और चीज कही थी कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड पॉइंट जो उसने एज अ पोस्टुलेट कही थी वो थी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। फोर्थ पॉइंट,
Atoms of different elements are different. Fifth point, atoms of different element combine in a fixed whole number ratio to form molecules. Atoms of different elements combine in a fixed ratio of small whole numbers to form molecules. ये postulate से डाल्टन के एटॉमिक थियरी के, इसमें से आगे चल के जो है बहुत सारे लॉज गलत माने गए। जैसे जैसे डिस्कवरी और आगे होती गई, इसके लॉज जो है रॉन्ग प्रूव होते गए। इसमें से इनके कौन से लॉ रॉन्ग प्रूव हो गए? सबसे पहला, एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। ये लॉ जो है ये गलत प्रूव हो गया। अब ये गलत प्रूव क्यों हुआ? क्योंकि विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये लॉ जो है ये गलत हो गया कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है। फिर सेकंड चीज, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। ये लॉ जो है ये क्या हो गया? ये गलत प्रूव हो गया, क्योंकि इन न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है यूरेनियम जो है it is destroyed, a new element is formed which is thorium. Okay, so basically ये लॉ भी जो है atoms can neither be created nor be destroyed, ये भी गलत प्रूव हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो है एटम्स जो है न्यू फॉर्म होते हैं, न्यू क्रिएट होते हैं, और एटम्स जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं जो पुराने एटम्स होते हैं। तो ये लॉ भी फ्लॉप हो, ये रॉन्ग प्रूव हो गया। फिर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, गलत चीज बोल दी इसने, क्योंकि विद द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो है दे आर द एलिमेंट्स, दे आर द सेम एलिमेंट्स लेकिन सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन उनका जो है क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। प्रोटियम जो है इन नो वे इज आइडेंटिकल टू ड्यूट्रियम एंड ड्यूट्रियम इज नो वे आइडेंटिकल टू ट्रिटियम। तो बेसिकली एटम्स जो है ना, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल रॉन्ग प्रूव हो गया विद द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। फिर उसने जो दूसरा लॉ बताया था वो था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ये भी इसका रॉन्ग प्रूव हो गया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट एटम्स। फिर उसके बाद जो है आइसोबार्स डिस्कवर होने पे जो है उसका ये पॉइंट भी रॉन्ग प्रूव, एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स may have same atomic masses. Okay, तो atoms of different kinds have different atomic masses, ये उसका कहना था कि different types of atoms के different masses होते हैं, similar masses नहीं होते, ये उसका कहना था। ये भी उसका रॉन्ग प्रूव हो गया, क्योंकि हमने आइसोबार्स में देखा कि एर्गॉन और दूसरा कौन सा था, क्लोरीन, एर्गॉन एंड नहीं, क्लोरीन नहीं, एर्गॉन और दूसरा कौन सा था जिसका 40 था मास, एर्गॉन एंड कैल्शियम, एर्गॉन एंड कैल्शियम दोनों का मास वाज 40। तो इस तरीके से उसका ये लॉ भी गलत हो गया कि डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट मास होता है। आइसोबार्स के डिस्कवरी होने के बाद उसका ये लॉ भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग एलिमेंट के बारे में सीखेंगे। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, एक एलिमेंट जो है ये प्योर सब्सटेंस होता है, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड
further into anything simpler than itself by any physical or chemical process. An element is a pure substance that cannot be converted further into anything simpler than itself. मैं PDF शेयर कर दूंगा, don't worry. An element is a pure substance that cannot be converted further into anything simpler by any physical or chemical process. Okay? इतने सारे क्या आ गए messages? Sir, was there any law of Dalton which was correct? हाँ, Dalton का एक ही लॉ था जो करेक्ट था. डेल्टन का जो था एक ही लॉ सिर्फ करेक्ट था, वो था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combine in a fixed whole number ratio to form molecules. Okay, तो इसका ये बात जो था ये बिल्कुल करेक्ट था. इसके अलावा इसके सारे के सारे पॉइंट्स जो है फ्लॉप हो गए. सारी की सारी एक ही चीज सही है उसकी, सिर्फ ये वाली पॉइंट जो है उसकी करेक्ट मानी गई, बाकी सब गलत माना गया. ओके, गलत प्रूव हो गया. ओके, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है. ये इसको तुम लोग जो है, मैं अभी आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा उसके बाद फिर हम लोग इस स्लाइड पे वापस आएंगे और मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा. फिलहाल इसको एज ए सस्पेंस रखते हैं. हमारी कहानी में सस्पेंस भी है, तो ये जो है ये सस्पेंस है. ओके, ठीक है. तो जॉन डेल्टन तो चला गया. अब जॉन डेल्टन के बाद हम लोग एलिमेंट के बारे में, वो तो सबको पता ही था कि एलिमेंट जो है इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड फर्दर इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इटसेल्फ बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा और ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स. इनको जो है ऑक्सीजन को हम लोग और ज्यादा जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते इनटू द स्मॉलर एलिमेंट्स. ओके, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. एलिमेंट्स जो है सेम काइंड ऑफ एटम से बने हुए हैं. बोलो सर. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी थोड़ी ना है. सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? अभी तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्वार्क्स है ना. बिल्कुल सही. अभी जो है वो, लेकिन वो है, बिल्कुल है, लेकिन हम अभी 9th में कैसे पढ़ लें? वो तो क्वांटम मैकेनिक्स में आता है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. ओके, तो वो क्वांटम हम अभी कैसे बोल सकते हैं कि क्वार्क्स है? हम तो अपनी केमिस्ट्री के हिसाब से बात करेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए, तो जॉन डेल्टन की डिस्कवरी प्रूव गलत हो गई. तो अभी ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि क्वार्क्स डिस्कवर हुए तो जॉन डेल्टन की डिस्कवरी गलत प्रूव हो गई. उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर उसका लॉ जो है वो रॉन्ग प्रूव किया ना. ओके सर. और अभी जो है अभी क्वार्क्स ही है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर क्वार्क्स and it comes under quantum mechanics. तुम लोग 12th तक भी जो है क्वार्क्स के बारे में नहीं सीखने वाले हो कुछ. सर. हाँ बोलो. सर लेकिन अगर प्लाज्मा स्टेट पे हम लोग एटम को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं ना? बिल्कुल सही. तो बिल्कुल. फिर उस इधर लिखा है इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड फर्दर. क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में जो हमारा सिलेबस यही कहता है कि एट प्रेजेंट जो है इट कांट बी कन्वर्टेड फर्दर.
जो जो तुम बात कर रहे हो ना क्वार्क्स और ये प्लाज्मा की, इट कम्स अंडर क्वांटम मैकेनिक्स। तो जब तुम जैसे हम लोग कैसे 7th और 8th स्टैंडर्ड में थे, तो हम लोग 8th या 7th स्टैंडर्ड में थे, तो हम लोग वैलेंसीज को +1 +2 -2 ऐसे डिनोट करते थे। फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सीखा, और फिर हमें पता चला कि साइंस के साथ तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वैलेंसी का तो कोई साइन ही नहीं होता। तो जैसे हम लोग जो है एक लेवल आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तब हमें पता चलेगा ये लेवल। एट प्रेजेंट बुक्स के हिसाब से ये बुक्स ये कहते हैं कि हमारा लेवल ये है कि हमें सिर्फ इतना ही पता है, यही दुनिया में सर्च किया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही स्मॉलेस्ट हैं। समझा? तो सिलेबस बुक हमें ये पढ़ाना चाहता है, उसको नहीं पता कि हम लोग जो है ऑलरेडी इतना सब कुछ एजुकेटेड हो चुके हैं ऑलरेडी। और सर इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिखा है, वो एलिमेंटल फॉर्म मतलब O2 और H2 होता है ना? बिल्कुल सही, O2 तो और फिर H2 सर उसको भी तो O में कर सकते हैं ना डिवाइड? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो क्या एलिमेंट रहेगा क्या? ऑक्साइड एलिमेंट है क्या कि ऑक्सीजन एलिमेंट है? ऑक्सीजन। ओके ओके सर, थैंक यू। अनम्यूट किया हुआ है। अच्छा सॉरी सर, मेरा और क्रिश का भी सेम ही डाउट था। ओके फाइन। और कोई? ऑक्साइड इज एन आयन, इसलिए तो वो एलिमेंट नहीं है। क्रिश गाला को अनम्यूट किया हुआ है। सो मैं हैंड लोअर करना भूल गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एलिमेंट के बारे में। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में सीखेंगे। After years of research, it was found that atoms are not indivisible but consist of subatomic particles. बहुत सारे years की research के बाद जो है हमें ये पता चला कि atoms जो है ना, atoms they are the not smallest particles. उनके अंदर जो है subatomic particles होते हैं, जो कि हैं electrons, protons and neutrons. इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। तुम्हें याद रखने हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है और तुम इनको याद रख सकते हो बाय जे जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक। ओके, जे इसी सीक्वेंस में पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ एंड देन न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। अनम्यूट, अक्षत अनम्यूट किया। यस सर। हाँ बोलो। सर जे थॉमसन के पहले भी कई लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी तो किया था, तो उनका नाम क्यों नहीं डिस्कवर्ड में लिखते? क्योंकि जे थॉमसन से पहले ऑफ कोर्स देयर वर मेनी साइंटिस्ट जिन्होंने जो है इसके बारे में सर्च की थी, लेकिन एज ए इलेक्ट्रॉन सर्च नहीं किया था। उन्होंने जांच की थी रिगार्डिंग कैथोड रेस। उनको ये नहीं पता था कि जो कैथोड रेस जो है दे आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स ओनली, और इनका जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब बेसिकली हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने केमिस्ट्री वे से जो है उसके बारे में सर्च नहीं किया था, उन्होंने एज अ फिजिशियन उसके बारे में सर्च किया था। ओके सर, ऐसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी हुआ था ना? ऐसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी हुआ था, लेकिन बात यह है कि जिन्होंने इन चीजों को नाम हम लोग उनका ही पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स जे थॉमसन से पहले जो थे देयर के मैनी साइंटिस्ट
बहुत साइंटिस्ट आए, लेकिन उन्होंने जो है ना, जैसे कि कौन था ये कैथोड रेज कैथोड रे ट्यूब किसने डिस्कवर किया? क्रुक, ठीक है। तो क्रुक ने जो है ना कैथोड रे डिस्कवर किया था। तो बेसिकली, लेकिन नाम कैथोड रे ट्यूब उसने डिस्कवर किया, लेकिन कैथोड रे डिस्कवर करने के बाद उसने सिर्फ जो है वो इक्विपमेंट जो है वो बनाया, लेकिन उसने ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके अंदर जो है कैथोड रेज जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, और वो जो है वो इलेक्ट्रो, दे आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स ओनली। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की, उसने बना के छोड़ दिया। तो उसकी हेल्प करने फिर आया जे थॉमसन, और इसलिए हम लोग जे थॉमसन का नाम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर, थैंक यू। बोलो सर ग्लूऑन और भी छोटे है ना? क्या होते? ग्लूऑन सर, डॉन जो है वो डॉन मर गया। नहीं सर, ग्लूऑन GLUON। ग्लूऑन, हाँ सर, वो जो फोर्स बिटवीन, वो क्या और भी छोटा होता है सर? आई नो। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स मेरे से पढ़ने के लिए मत आया करो, ठीक है? ये है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में। क्वार्क्स जो है वो 3 क्वार्क्स होते हैं, ठीक है? हाँ सर, 2 जो है 2 हाँ, अप क्वार्क्स होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है, ठीक है? तो और वो क्वार्क्स को जो है, वो क्वार्क्स जो जोड़े हुए रखता है, जो फोर्स होता है, उसको हम लोग ग्लूऑन्स बोलते हैं। और इसके बारे में कोई और अभी पूछेगा नहीं, ठीक है? दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ओके सर, ठीक है? तो वो ग्लूऑन्स होते हैं, ठीक है? और नाम से जैसे तुम लोग समझ सकते हो, ग्लूऑन्स ग्लू करके रखते हैं क्वार्क्स, मतलब सर समुद्र, तुझे जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसके बारे में। सर अनम्यूट किया हुआ है। हाँ, बोलते जाओ, अनम्यूट किया है। सर, wasn't proton discovered by Rutherford? रुथरफोर्ड ने नहीं, रुथरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ना कि प्रोटॉन। ओके, अच्छा। या और कौन है अनम्यूट किया हुआ है? सर टोटल में कितने एलिमेंट्स है, नेचुरल एलिमेंट्स? 118, लेकिन और भी ज्यादा डिस्कवर होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है सर। हम 118 ही पढ़ते हैं। अनम्यूट किया है सर। नेचुरल तो 92 ही है ना? टोटल पूछा ना उसने, नेचुरल कहाँ पूछा उसने नेचुरल पूछा सर। तूने नेचुरल पूछा क्या? हाँ, तो फिर 92 है, टोटल 118 है। ठीक है। यस, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन डिटेल। और उसमें जो है पहले आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था। अब क्या है इस, सबसे पहले हम लोग सेटअप देखते हैं कि इस सेटअप में जो है कैसे इस एक्सपेरिमेंट में ये सेटअप बनाया गया था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ cylindrical glass tube. There was a cylindrical, please lower your hand, there cylindrical glass tube. Okay, उसका साइज जो था अराउंड था 50 सेंटीमीटर। रीड योर मैसेज। तो cylindrical glass tube, रीड कृष्टि क्रैब। so this cylindrical glass tube, the size of this cylindrical glass tube was around 50 सेंटीमीटर। इतना बड़ा था वो, 50 सेंटीमीटर जितना ग्लास ट्यूब था वो, which was called discharge tube. इसको हम लोग क्या बुलाते थे? डिस्चार्ज। ओके, वरुण जोशी अनम्यूटेड। वरुण जोशी, No, not दूध. I'm not going to drink दूध. वरुण जोशी, what is this? No, I'm not. I'll drink this after class.
अरे यार तू वरुण जोशी कमेंट्स में सब बोल रहे पी ले। चलो इसका लोअर हैंड कर देते हैं और अनम्यूट भी कर देते हैं ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल ट्यूब रहता है जो 50 सेंटीमीटर, बहुत ही बड़ा ट्यूब है। ओके, अब इस ट्यूब में जो है हमने एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जो है वो पास करवाया, ठीक है। एक साइड पॉजिटिव चार्ज, एक साइड नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रोड्स रखे। उस इलेक्ट्रिक सप्लाई को जो है हमने एक साइड कैथोड से उसको अटैच किया और दूसरा साइड उसका एनोड से अटैच किया। कैथोड इज नेगेटिव चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। उस ट्यूब में जो है हमने एक और पंप, वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर लिया। अब ये वैक्यूम पंप से हमने इसको क्यों कनेक्ट किया? ताकि उस कैथोड रे ट्यूब में से हम जो है पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर लें। inside that tube the pressure was kept very low, okay. The pressure was around 10 raised to minus 4 at कितना? 10 raised to minus 4 atmospheres, ठीक है। तो इतना जो था प्रेशर जो है कम कर दिया गया था उस कैथोड रे ट्यूब में से, और वो हमने किसके थ्रू किया था? दिस वैक्यूम पंप अटैच्ड, ओके। फिर हमने जो है उस इलेक्ट्रिक सप्लाई में से बहुत ही हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास की, अराउंड 10,000 वोल्ट्स। कितना? 10,000 वोल्ट्स। 10,000 वोल्ट्स का इलेक्ट्रिक करंट जो है हमने पास किया थ्रू दिस कैथोड रे ट्यूब। सबको सेटअप समझ में आ गया? सबको सेटअप समझ में आ गया? दिस वाज द सेटअप। दो हमने ध्यान रखा था इसमें, हमने नहीं उसने, ठीक है। बेसिकली दो चीजों का जो है ध्यान रखा था जे थॉमसन ने। इसको डिस्कवर किया था क्रूक ने, विलियम क्रूक ने। इस इक्विपमेंट को जो है डिस्कवर किया था। दिस इक्विपमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक, बट ही जस्ट अरेंज्ड दिस सेटअप ओनली। ही वाज नॉट एबल टू come to the conclusion that cathode rays are getting formed in this setup. He wasn't able to come to that conclusion. जे थॉमसन ने जो है फिर देखा कि विलियम क्रूक ने जो है ना कोई एक अच्छा सा इक्विपमेंट जो है वो डिस्कवर कर लिया है, ओके। और फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय जे थॉमसन led to the discovery of electrons slash cathode rays. अब जे थॉमसन ने क्या देखा? सेम टू से दो अप्लाई की गई थी। एक तो प्रेशर लो रखा गया था, बहुत प्रेशर जो था वो बहुत ही लो रखा गया था। करंट पास किया गया था बहुत हाई, अराउंड 10 का करंट पास किया गया था। ये दो चीजें जो है ये इन कंडीशंस को ध्यान रखा गया था इस सेटअप में, ओके। नाउ द थिंग्स व्हिच वर कंक्लूडेड बाय जे थॉमसन वर कि कैथोड की तरफ से जो है ना कुछ रेज निकल रही हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ रेज जो है कैथोड की तरफ से निकल रही हैं, ओके। ये कंक्लूड किया किसने? जे थॉमसन ने। नाउ द रेज वर इनविजिबल। तो जे थॉमसन को पता कैसे चला कि कुछ रेज निकल रही हैं? अब वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। बेसिकली they travel in a straight line from cathode to anode, okay, because of the fluorescent screen. Very nice, Jovita. Because of the fluorescent screen, they travel in a straight line from cathode to anode. सबसे पहले ये एक कि they are traveling in a straight line, okay. यहाँ पे हमने देखा
प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो ऑन अ सोडा ग्लास स्क्रीन। यहाँ पे जो है ना एंडिंग में, यहाँ पे जो है ना ग्रीन ग्लो आ रहा है, ग्रीन ग्लो, जिसके वजह से बिकॉज द रेज वर इनविजिबल, तो ये ग्लो के वजह से जो है ना क्या हो रहा है, कैथोड रेज जो है यहाँ पे जो है कुछ तो ग्लो हो रहा है। इसका मतलब जो है कुछ पार्टिकल्स जो है यहाँ पे क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। ओके, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, हेंस डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, सबसे पहले जो था ये चीज थी कि यहाँ से जो है ना रेज जो है निकल रहे हैं और इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव से निकल रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से निकल रहे हैं और जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर जो चीज पॉजिटिव की तरफ जाती है तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये जो कैथोड रेज जो है दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। फिर उसने इसकी प्रॉपर्टी देखी कि उसने जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में जो है उसने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है दीज रेज आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव फील्ड। ओके, पॉजिटिवली चार्ज में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ये नॉर्थ साइड जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। दे आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में दे आर डेविएटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड में जो वो नॉर्थ साइड जो है डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसने ये चीज देखी। दे पेनिट्रेट थ्रू मैटर, ये मैटर से भी क्या, मैटर को जो है बहुत ही हल्के हल्के जो थिन फॉइल जो रहते हैं ना, थिन फॉइल से ये पेनिट्रेट ये कर देती हैं रेज। वो एक शैडो तक फॉर्म करते हैं। दे प्रोड्यूस अ शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। अगर उनके पाथ में एक ऑब्जेक्ट रख लिया, शैडो भी क्या करते हैं, उसका शैडो बना लेते हैं। ये उसको कैसे पता चला, ये उसको पता चला बाय यूजिंग पैडिंग व्हील। ओके, पैडल व्हील। अब उसने पैडल व्हील क्यों यूज किया था, उसने बेसिकली एक चीज की थी, उसने ये किया था, अनम्यूट आ रहा हो, बोलो। सर मुझे ये डाउट था कि उधर लिखा था कि दे कैन पेनिट्रेट टू मैटर, बट देन रदरफोर्ड के ये गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट में तो 1 in every 20,000 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा था। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला कि दे कैन पेनिट्रेट थ्रू लाइट मैटर, मतलब उसमें क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, मैंने जो बोला उस पर ध्यान दो। मैंने बोला कि बहुत ही थिन वाला मैटर जो रहेगा ना, उसमें से दे वर एबल टू पेनिट्रेट, एबल, ठीक है, कंप्लीटली पेनिट्रेट करते मैंने नहीं बोला, बट दे वर एबल टू पेनिट्रेट। और हमने ठीक है, और रुथरफोर्ड अभी हमने पढ़ा नहीं है, जो ठीक है तो पढ़ा था हमने लास्ट ईयर, लेकिन ठीक है तो पढ़ा था, लेकिन हमने वहां पे भी सेम चीज देखी थी कि दे वर नॉट एबल टू पेनिट्रेट कंप्लीटली, याद है? हाँ सर, 1 in every 20,180 डिग्री, बस वही, ठीक है, ओके। चलो, और हाथ ऊपर उठ गए, जोविता अनम्यूटेड। सर पर वो गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, अल्फा पार्टिकल्स थे ना? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। मैंने नहीं सुना आरव ने क्या वर्ड यूज किया, मैंने वो नहीं सुना उसका आवाज, लेकिन ठीक है, वो अल्फा थी। और सर ये जो कैथोड रेज है वो कैथोड से निकल रही है कि वो गैस से निकल रहे हैं? एयर जो है वहां पे बहुत ही कम था, तो गैस बेसिकली अंदर जो है था बहुत ही कम गैस था। तो ये जो है हम लोग बोल सकते हैं कि, एक सेकेंड, दे आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड गैस के थ्रू था, क्योंकि अंदर जो उस टाइम पे उसने जो गैस यूज की थी वो एयर ही थी, तो एयर ही हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, पर सर कैथोड से भी निकलते हैं ना इलेक्ट्रॉन? बेसिकली दोनों ही चीजें कंसीडर कर रहे हैं कि स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स एज वेल एज कैथोड, दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके सर, समझा? उसने पूरी की पूरी हवा, गैस जो थी वो निकाल दी थी ट्यूब में से। अब दो चीजें हमने शायद से मैंने तीसरी चीज बोली, शायद से नहीं बोली, कि एक तो
उसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट पास किया, और तीसरा पूरी की पूरी अंदर जो हवा थी वो निकाल दी। पूरी नहीं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर रखा और बाकी पूरी हवा जो है वो निकाल दी उसने। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर उसने जो है उसमें से कैथोड ट्यूब में से निकाल दी थी। ओके सर अगर निकाल दी थी तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो गैस आयनाइज हो जाती है? इसलिए मैंने बोला अ लार्ज अमाउंट ऑफ दैट गैस उसने जो है वो निकाल दी थी। इसके वजह से ही एक स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकल ही वहां पे थे जो कि आयोनाइज हो गए बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके मैंने वही बोला कि उसने अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एयर जो था वो पूरा निकाल दिया और अंदर वैक्यूम क्रिएट कर लिया, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर लिया। पे बहुत सारे बुक्स में पढ़ोगे तो तुम्हें ये भी सुनने को मिलेगा कि उसने वैक्यूम क्रिएट कर लिया था। मतलब उसने कंडीशंस ऐसी रखी थी कि मतलब हार्डली देयर वर एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इनसाइड, मतलब हार्डली, ऑलमोस्ट वैक्यूम था, ऐसा समझो। ओके सर। ओके और किसी को कोई डाउट? अब तक किसी को कोई डाउट आया है तो पूछ लो। ये सेटअप समझ में आया? आई होप अब तक सबको इसके बारे में समझ में आ गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अनम्यूटेड सुदर्शन। हाँ सर, वो आप वो ये रेस कहाँ से निकलते हैं, आपने क्या बोला था? रेज सबसे पहले दो चीजें हैं, एक तो गैस आयोनाइज होती है और दूसरा कैथोड में से भी निकलते हैं। क्लास क्यों एंड होगी? क्लास तो 8 बजे तक है ना। ओके तो आगे बढ़ते हैं। They are negatively charged, hence deflected by electric and magnetic field. अब चलो हमने यहां तक पढ़ लिया, दे प्रोड्यूस शैडो तक हमने यहां तक पढ़ लिया। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके फाइन, नाउ ऑल ऑफ यू कैन लीव। पवित्र सिंह अनम्यूटेड। चलो मिनट का ब्रेक है, जल्दी से ले लो। सर हम एनोड को हम नेगेटिव क्यों बोलते हैं और कैथोड को पॉजिटिव कहते हैं? क्या? एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं और कैथोड को नेगेटिव। हाँ क्यों कहते हैं वैसे? क्योंकि कुछ तो कहना है, लोगों का नाम है कहना। कुछ नहीं तो कुछ तो कहेंगे, क्या कहेंगे? कुछ तो कहेंगे क्योंकि एनोड जो है ना दे आर पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको हम लोग जो है एनोड बोलते हैं, और कैथोड को जो है हम लोग नेगेटिवली चार्ज है तो कैथोड बोलते हैं। बेसिकली दे आर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स के दो टाइप्स होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड का मतलब होता है ग्रीक में नेगेटिव समथिंग, समझा? सर तो बेसिकली वहां पर क्या पार्टिकल्स नेगेटिव हैं वहां पर? नहीं मैं इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल्स की बात ही तो चल ही नहीं रही है। मैं तो इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहा हूँ। तेरे जब भी तो बैटरीज यूज करता है तो बैटरीज में एक साइड पॉजिटिव होता है और दूसरे साइड नेगेटिव होता है ना, रिमोट की बैटरीज वगैरह। अरुण हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर कुछ बेस्ड है। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि कैथोड ग्रीक में जो है ना, ग्रीक में कैथोडोस बोलते हैं। कैथोडोस का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है? तो कैथोडोस से नाम पड़ा कैथोड, तो कैथोड जो है इसलिए नेगेटिव, समझा? ग्रीक वर्ड है। पर होता क्या है वहां पर नेगेटिव? होता क्या नेगेटिव और एनोड में होता क्या वो पॉजिटिव, जिससे उन लोग को नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स कहते हैं? जैसे कि कॉपर की रॉड्स लगा दी, मेरा कॉपर रॉड जो है, कॉपर क्या है? कॉपर पॉजिटिव है, +2 चार्ज है उसका,
तो मैंने कॉपर, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड जो है मैंने कॉपर को रख दिया एज अ एनोड, तो क्या रिलीज करेगा? पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा तो पॉजिटिव आयंस फ्लो होंगे, वो जाएंगे नेगेटिव की तरफ। सर सर हाउ आर द कैथोड रेज अफेक्ट? ये तू पढ़ेगा फिजिक्स में, फिर भी नहीं समझ रहा है तो थोड़ी देर वेट कर। मैं बताता हूँ तुझे। बेसिकली तू फिजिक्स में सीखेगा कि बेसिकली जो पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं दे आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर रॉड हो गई, कॉपर रॉड कैन बी यूज्ड एज एनोड। नेगेटिव रॉड में जो है कोई भी नेगेटिवली चार्ज्ड कोई भी नेगेटिवली चार्ज्ड जो मेटल रहेगा उसको हम लोग एज अ कैथोड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन है? डाउट जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। सर हाउ आर द कैथोड रेज अफेक्टेड की रेट वो ट्यूब में लो प्रेशर है कि हाई प्रेशर? बहुत ही लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर। सर बट अफेक्ट कैसे होता है वो कैथोड रेज को? कुछ भी नहीं, वो कंडीशन ऐसी बनाई गई है कि जिसकी वजह से जो है कम प्रेशर पे गैस आयोनाइज हो जाती है। बेसिकली कम प्रेशर की वजह से अंदर जो गैस जो प्रेजेंट है, एयर जो नॉर्मल एयर ली थी उस टाइम पे बहुत ही जो कम है, ऑलमोस्ट वैक्यूम होता है, एक बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के। तो वो जो एयर जो है ना वो आयोनाइज हो जाती है बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर, और आयोनाइज होके जो है फिर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं एयर। सर हाँ, जो भी बंदा एटम के बारे में कुछ डिस्कवर करता है वो एटम का मॉडल बनाता है और बताता है कि पॉजिटिव बॉडी इधर है और नेगेटिव बॉडी इधर है। तो जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बनाया तो उसने क्या बताया, वो इलेक्ट्रॉन्स किधर है? रदरफोर्ड जो है ना उसका हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो आगे मत बढ़ो, आराम से करेंगे, ठीक है? तो जो टॉपिक सिखाया ही नहीं है तो फिर उसका डाउट कैसे आ सकता है? सर गैस आयोनाइज हो रहा है मतलब क्या exactly? वो हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखने वाले हैं कि व्हाट इज आयोनाइजेशन, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी। आयोनाइज जो है वो वर्ड हमने अब तक कुछ सीखा ही नहीं है, तो वो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि व्हाट इज आयोनाइज, ठीक है? बेसिकली आयंस बन जाना इज आयोनाइजेशन। सर कैथोड रेज पैडल व्हील को कैसे हिलाते थे? हाँ, पैडल व्हील को कैसे, मतलब ऐसा गोल गोल घुमाएंगे फिर हिल जाएंगे वो। अरे मतलब अब हवा कैसे हिलाती है पैडल को? अच्छा, वैसे ही होगा ना, वो अंदर हवा ही तो है बेसिकली। तो कैथोड रेज सिर्फ इलेक्ट्रॉन से बनी होती है? हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली इससे हमने ये सीखा कि दे आर सम काइंड ऑफ मैटर, एंड एनी काइंड ऑफ मैटर जो है व्हिच यू हैज अ मास। बेसिकली मैटर, कोई भी मैटर जो है उसका मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जिसका मास होता है तो वो अपने वो मास को हिला तो सकता ही है ना। ओके समझा? सर हाँ बोलो। सर बोल दो ना इलेक्ट्रिसिटी कैसा होता है, that causes the positive and the electron। सुन बेसिकली तूने तेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है वो बता तू मुझे। कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी बनती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट छोड़ दे, इलेक्ट्रिसिटी जाती कहाँ है एक जगह से कम जगह पे? कैसे तुझे करंट क्यों लगता है जब तू हाथ डालता है बोर्ड पे? तो इफ यू टच इट, हाँ फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस, हाँ वन प्लेस टू अनदर, लेकिन वन प्लेस कौन सी? हायर टू लोअर कि लोअर टू हायर? कैसे? और किसने हाथ ऊपर किया? हाँ जो भी था अनम्यूटेड। सर उसने हाई वोल्टेज क्यों रखा? हाई वोल्टेज? हाँ क्योंकि that was the condition उसने ये अप्लाई किया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर, ये दोनों के वजह से जो है गैस वाज गेटिंग आयोनाइज्ड। तो अगर लो वोल्टेज रखता तो गैस आयोनाइज नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती। और इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ही तो यार इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है? जहाँ बिकॉज ऑफ द कनेक्शन, electric supply, the electrons move from positive to negative terminal and negative terminal to positive terminal, और इसकी वजह से वापस वही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती रहती है, घूमती रहती है उस पूरी जगह पे। तो बेसिकली जो है उसने यही रखा था, इलेक्ट्रिसिटी इतनी हाई वोल्टेज इसलिए रखी थी। और उसके अलावा और एक चीज थी कि हाँ बेसिकली यही थी एक तो, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। देयर वर मेनी रीजंस। और सर मैग्नेटिक फील्ड में वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, तो इससे कंक्लूड क्या किया उन्होंने?
कि नेगेटिव चार्जेस हमेशा रहते हैं वो हमेशा नेगेटिव नॉर्थ पोल जाते हैं, और जो पॉजिटिव रहते हैं वो हमेशा साउथ पोल की तरफ जाते हैं। ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, फिजिक्स में नहीं पढ़ा? ऐसे नॉर्थ पोल, चार साउथ पोल, ज्योग्राफी वगैरह के कि हमेशा जो ये कंपास रहता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही डिफ्लेक्ट क्यों करता है बाय डिफॉल्ट, नॉर्थ ही पोजीशन क्यों दिखाता है, अर्थ का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अर्थ खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है वगैरह, ये सब पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ये सब नहीं था लास्ट ईयर। हाँ तो लास्ट ईयर नहीं था, लेकिन इन जनरल तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मे भी फ्यूचर में पढ़ोगे। हाँ सर। या तो फिर मैं ही पढ़ा दूंगा, लेकिन ये आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। सर चलेगा। ओके फाइन, ठीक है। और सर एक और डाउट है। हाँ सर क्वार्क्स के बीच का जो फोर्स होता है वो ग्लूऑन्स होता है, तो मीजॉन्स क्या होता है? मीजॉन्स इज कंप्लीटली डिफरेंट। मीजॉन्स जो है वो तो कुछ और ही होता है। मीजॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं ना शायद से, हाइड्रोनिक सबएटॉमिक पार्टिकल्स कुछ रहते हैं, एंटी कोआगुलेटेड रहता है यार, वो कुछ और ही रहता है वो क्वांटम मैकेनिक्स में। अभी एक सेकंड, लेट मी सी, मतलब सोचने दो। देखो सबसे पहले जो है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है फिर ये होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के अंदर फिर क्या होते हैं? क्वार्क्स होते हैं। फिर क्वार्क्स जो है वो 3 होते हैं, 2 का अप स्पिन रहता है और 1 का डाउन स्पिन रहता है। तो एक अप और एक नहीं, 2, हाँ समथिंग ऐसा ही रहता है। 2 का डाउन स्पिन रहता है और 1 का अप स्पिन रहता है। तो खुद को नलीफाई कर देते हैं और इन जनरल प्रोटॉन जो है एक फर्मियन बन जाता है। फर्मियन मतलब जिसके ऊपर -1/2 स्पिन रहता है जिसका। तो और ये क्वार्क्स जो है ये 3 होते हैं। एक्चुअली में क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमने जो है ये 3 ही सीखे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो है ना, देयर इज सो मच एनर्जी जनरेशन इनसाइड वन प्रोटॉन कि हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ 3 क्वार्क्स हैं। एक्चुअली देयर आर इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ क्वार्क्स प्रेजेंट इन वन प्रोटॉन। और ये जो है तुम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में भी नहीं सीखोगे, ये तुम लोग कहीं और ही जाके सीखोगे। मतलब कोई पढ़ता होगा इसके बारे में, बहुत ही डिस्कवरी करता होगा, तो वो पढ़ता होगा इसके बारे में। सर क्वांटम मैकेनिक्स कौन सी क्लास में है? क्वांटम मैकेनिक्स जब तुम लोग पीएचडी करोगे ना, मतलब आईआईटी बन जाओगे, फिर आईआईटी बनने के बाद स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, क्या नहीं अभी भी मजा नहीं आ रहा यार जॉब वॉब करने में, अभी कुछ और ज्यादा पढ़ते हैं, तो फिर तुम लोग मास्टर्स करोगे। फिर तुम लोग मास्टर्स करने के बाद वापस 3 साल मास्टर्स करने के बाद फिर तुम लोग बोलोगे यार अभी भी मजा नहीं आया, तो फिर तुम लोग बोलोगे अभी मैं पीएचडी कर दूंगा, पीएचडी करूंगा। फिर जब तुम लोग पीएचडी करोगे ना, तब तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना होगा। और वो पीएचडी तुम लोग जब केमिस्ट्री में करोगे ना, तब तुम्हें वो क्वांटम मैकेनिक्स आएगा। ऐसा नहीं कि पीएचडी तुम लोग कंप्यूटर्स में कर रहे हो या फिर फिजिक्स में कर रहे हो, मतलब किसी और में कर रहे हो, नहीं। तो बेसिकली जब पीएचडी तुम लोग केमिस्ट्री में करोगे तब तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स आएगा या फिजिक्स। तो सोचो तुम लोग इतने डेडिकेटेड हो केमिस्ट्री को लेके। यस सर। वेरी गुड, तो करना पीएचडी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वार्क्स रहते हैं बहुत सारे, और क्वार्क्स जो है ना, ये है ना, बेसिकली मैंने यही बताया, जो ये क्वार्क्स को जो बाइंड करता है, क्या मैंने क्या बताया, क्वार्क्स को बाइंड ग्लूऑन्स। और क्वार्क्स के अलावा देयर इज समथिंग, जैसे एंटी इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन एंटी क्वार्क होता है, और वो क्वार्क और एंटी को के लिए जो फोर्स यूज होता है वो ग्लूऑन्स को बाउंड करने के लिए होता है, और एंटी क्वार्क्स और क्वार्क्स को बाउंड करने के उसको मीजॉन्स बोलते हैं। ओके सर, समझा? हाँ सर। ओके, बस यही था मीजॉन्स। और पवित्र सिंह मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, तू खुद से बात करता रहे। अरे सर वो जल्दी बोल यार, मेरा 7:30 हो गए, मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया कहीं और, जल्दी बोलो। तो बोलो ना सर, वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस कैसे? ओ ये यार, इसके ऊपर तो यार तुझे फिजिक्स अभी मैं फिजिक्स कैसे सिखाऊं तुझे? बेसिकली इनसाइट दे दो। बेसिकली इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जब एक कंप्लीट ब्रिज जो है ना, ब्रिज जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है।
मतलब कंटिन्यूअसली पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज क्योंकि एक ब्रिज कंप्लीट होती है। अब जैसे कि कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जो मतलब नेगेटिव जो चार्जेस होती है ना वो पॉजिटिव की तरफ जाती है, और पॉजिटिव की जो नेगेटिव की तरफ जाती है। और इस तरीके से जो है ना इस तरीके से जो है ना क्या होता है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट पास होती है एक चीज में से। एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास होता है और प्रोटॉन्स वो पास होता है। बिल्कुल वो पास होते हैं, लेकिन वो पास होके फिर किसके कैसे जाएंगे, मतलब किसके पास जाएंगे, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसे 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 NaCl जो है Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, हाँ ठीक है। तो तो Na NaCl में तो कैथोड के पास जाएगा और Cl एनोड के पास। Na प्लस और Cl माइनस होता है, दोनों इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड, तो दोनों NaCl वाले सॉल्यूशन में डाल देगा, जो कि हमारे उसमें यूज होता है यार इन्वर्टर्स में। तेरे घर पे लाइट बंद हो जाती है तो इन्वर्टर यूज करता होगा, तो अंदर वो 2-2 या 3-3 महीने बाद या 1-1 साल के बाद कुछ पानी डाल के जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ पानी होता है वो, बोलता है। अगर तुम लोग सर्विस वाले को बुलाओगे तो वो स्पेशल टाइप ऑफ कुछ पानी बोलता है कि पानी खत्म हो गया, तो बेसिकली वो NaCl वाला टाइप वाला पानी है, तो एसिड वाटर होता है या तो फिर NaCl वाला पानी होता है। तो कंप्लीटली वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो आयोनाइज हो जाएगा, तो NaCl जो है वो वाटर जो है आयोनाइज हो जाता है, तो Na प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है। Na प्लस जब पॉजिटिव वाला जाता है नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास और Cl माइनस जाता है पॉजिटिव वाले के पास, और इस तरीके से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। ओके सर। और ये न्यूट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं जो न्यूक्लियस में रहते हैं? न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज ही नहीं होता, तो अपने आप एयर के अंदर चले जाते नहीं रहते हैं, वहीं के वहीं। आयंस के पास भी न्यूट्रॉन्स होते ही हैं, आयंस के पास भी Na प्लस आयन हो या Na आयन हो, Na एटम और Na प्लस आयन में सिर्फ एक ही फर्क है कि Na प्लस आयन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसके पास प्रोटॉन्स भी उतने ही है, न्यूट्रॉन्स भी उतने ही है, बस खाली उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है। वैलेंसी में हमने सीखा था। ओके थैंक यू सर। ठीक है, ओके परफेक्ट, थैंक यू सर। चलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू कैन लीव। बाय सर। बाय बाय बाय।